आपको किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या स्टूडेंट लाइफ हो, हर जगह आपको अच्छे सपोर्टिव लोग चाहिए होते हैं। तो जिस व्यक्ति का जितना अच्छा कनेक्ट करने की ताकत होती है, वो व्यक्ति उतना बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको आजकल की जो ये फास्ट पेस्ड लाइफ है, सब लोग बहुत बिजी हैं अपने कामों में, उसमें उस नेटवर्क को, उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन कैसे करके रखें। राम और श्याम दोनों एक ही समय पे कंपनी ज्वाइन करते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है और दूसरा मैनेजर बन के अटक जाता है। वाई? क्योंकि उसके पास स्किल के साथ साथ एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी भी बड़ी ग्रोथ करनी है, उस ग्रोथ के लिए उसको 5 ही लोग चाहिए। तो नए रिश्ते क्यों बनाने? वो क्या गलतियां हो जाती हैं कि कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं प्रोफेशनली भी, लेकिन वो टूट जाते हैं। एक ही गलती होती है, हम अपने ईगो को बड़ा समझते हैं। अब मैं चाह रहा था लाखों की कंपनी में काम करना, पर भगवान मुझसे करोड़ों के काम करवाना चाह रहा था। रात में मैं बैठा और मुझे भगवान ने दिव्य दर्शन दिया, बोले जो लोग करोड़ों कमाने का और बड़े सपने देख रहे हैं, उनको अगर एक एडवाइस आप देना चाहेंगे। जीवन में पैसे कमाने के लिए टाइम वेस्ट मत करो, 3 काम के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करो। सबसे पहले तो मुझे यही आपसे जानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा असली नेटवर्थ हमारा नेटवर्क होता है, वो क्या होता है? देखिए शिखा जी, आपको किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या स्टूडेंट लाइफ हो, हर जगह आपको अच्छे सपोर्टिव लोग चाहिए होते हैं। देखिए, जब आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट है, मान लीजिए, यदि आपके टर्म्स आपके क्लासमेट से, आपके उम्र के बाकी लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी तरक्की उतनी अच्छी नहीं होगी। जब आपको करियर चूज करना होता है, तो जितना अच्छा आपका फ्रेंड सर्कल का नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है जो आपको स्कूल में मिलता है, एक नेटवर्क होता है जो आपको बाहर मिलता है, कहीं आप क्रिकेट खेलने गए, वॉलीबॉल खेलने गए, या कोई भी दूसरे गेम में आप इन्वॉल्व हो, या आपके आस पड़ोस में सोसाइटी में जो नेटवर्क होता है। तो जिस व्यक्ति का जितना अच्छा कनेक्ट करने की ताकत होती है, मैं स्टूडेंट लाइफ से लेके चलता हूं, वो व्यक्ति उतना बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको 10 लोगों से राय मिलती है, 10 लोगों से उसको जानकारी मिलती है, 10 लोग उसको अवेयर करते हैं कि यार ये करियर ऑप्शन भी हो सकता है जीवन में, तुम्हारे अंदर ये स्किल है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, तुम इस चीज में बहुत अच्छे हो, तुमको ये इस पे आगे बढ़ना चाहिए। जब आप और मैं स्कूल्स में पढ़ते थे, तब हमारे पास 2-4 ही सब्जेक्ट होते थे कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टीचर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, या ऐसे 10-12 ट्रेड्स होते थे। बट आज की दुनिया एकदम अलग है। आज की दुनिया में आप जितने ज्यादा अवेयर रहोगे, उतना ज्यादा आपको चांसेस हैं ग्रोथ के। तो जब आप स्कूल लाइफ में हो, और स्कूल लाइफ में आपकी उम्र से ज्यादा लोगों के साथ यदि नेटवर्क है जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, कॉलेज से आ चुके हैं, अपनी करियर शुरू कर चुके हैं, और आपको सिमिलर फील्ड में करियर बनाना है, तो आपका यदि वो अच्छा नेटवर्क होगा, तो वो करियर में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है, आपको वो करियर चूज करने के पहले अवेयरनेस हो जाएगी। आज भारत देश में 75%, ये डेटा बोलता है, 75% लोग अपने जॉब से खुश नहीं है, अपने जॉब से हैप्पी नहीं है। दे वांटेड टू चेंज देयर जॉब। क्यों? क्योंकि सही समय पे उनको अवेयरनेस ही नहीं थी। उनको क्या लगा कि मेरे चाचा का लड़का आईएएस बन गया है, उसकी बड़ी पावर है, मुझे भी आईएएस बनना है। पर जब वो उसी गेम में जाते हैं और वो आईएएस बन जाते हैं, तो आईएएस बनने के बाद भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उसके बाद भी सुसाइड हो रही है। मतलब एक पावरफुल ऑफिसर बनने के बाद भी आप सुसाइड कर ले रहे हो, मतलब आप उस करियर से हैप्पी नहीं थे। तो यदि ये समझ उसको पहले ही आ जाती, जब वो उस करियर को चूज कर रहा था और वो किसी आईएएस के साथ 10, 15, 20 दिन टाइम स्पेंड करता, टाइम इन्वेस्ट करता, उनकी दिनचर्या, उनकी हॉबी, उनका जॉब प्रोफाइल, उनका वर्क कल्चर, उनका एथिक्स, ये सब कुछ यदि वो पहले देख लेता, तो शायद वो प्रोफाइल चूज नहीं करता, क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं बना था। देखिए, परमात्मा हर व्यक्ति को अलग कॉम्पिटेंसी देता है। जिस कॉम्पिटेंसी को आपको परमात्मा ने दिया है, आप उसके फ्लो में कोई चीजें बिल्ड करोगे, करियर बिल्ड करोगे, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, और एफर्टलेस सक्सेसफुल होगे। एक होता है कि आपने बहुत मेहनत की और सक्सेस हुए, एक होता है आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे और सक्सेस हुए। तो जैसे मान लीजिए, मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, मुझे लोगों से रिलेशन बनाना बहुत अच्छा है, मुझे लोगों से दोस्ती करना पसंद है, मुझे उनके जीवन में वैल्यू ऐड करना पसंद है। अब यदि मैं कोई ऑपरेशन के बिजनेस में जाऊं जिसमें मैं फुल टाइम ऑपरेशन में लगा रहूं, तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। जब मैं अपनी पहले जिस करियर में था, तो मैं बहुत ऑपरेशंस वाले काम करता था, जिसमें मैं फुल टाइम इन्वॉल्व तो होता था, मैं 15-15 घंटे मेहनत करता था, पर वो सफलता नहीं मिल रही थी जो मैं चाहता था। बट जैसे ही मुझे
अवेयरनेस आई है, मुझे समझ आई कि यार मैं इस प्रोफाइल की जगह ये प्रोफाइल में ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। और उस दिन के बाद से मेरे करियर में जे कर्व बना और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई। यही यही यदि मुझे 20 साल की उम्र में अवेयरनेस हो जाती तो शायद मैं और अच्छी जगह पे होता। तो जो आपने बात की कि नेटवर्क इज नेटवर्क, तो जब आप स्टूडेंट हो तो भी आपको अच्छा नेटवर्क चाहिए। अब जब आप जॉब में आते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आप करियर चूज कर लिए, या तो आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। तो यदि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में यदि आपका अच्छा नेटवर्क है तो वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जहां तुम जा सकते हो, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तुम ABC 3 काम कर लो, इन 3 चीजों को सीख लो। तो जब वो 3 चीजें आदमी कोई सीखेगा जो भी उसकी जीवन में ऐड कर सकते हैं वैल्यू, फिर देखिए उसके करियर का ग्राफ कितनी जल्दी जल्दी जंप होता है। राम और श्याम दोनों एक ही समय पे कंपनी ज्वाइन करते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है और दूसरा मैनेजर बन के अटक जाता। वाई? क्योंकि उसके पास स्किल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एज थी नेटवर्क बनाने की। उसको पता था कि फ्यूचर में ये मेरे भविष्य का रिजल्ट निकाल सकता है, तो उसके साथ नेटवर्क बनाता था, वो उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करता था, वो एक्स्ट्रा माइल जाके कोई अपनी कंपनी के लिए काम करता था। अब एक ये हो गया जॉब की बात। अब जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस तो बिना नेटवर्क के चलता ही नहीं है। जिस टेंडर को लेने के लिए आप और मैं कुछ भी प्रयास कर ले नहीं ले पाएंगे, वो कोई थर्ड पावरफुल व्यक्ति क्यों ले लेता है? क्योंकि उसके पास नेटवर्क होता है। उसको पता है कि कौन सा अधिकारी इस काम को करेगा, कौन सा मिनिस्टर इस काम में इन्वॉल्व हो सकता है। उन सबके साथ उसका नेटवर्क होता है और उसको पता होता है कि मुझे इनको क्या जाके पिच करना है। और वो भी वो पेट से नहीं सीख के आता माँ के, वो उसको वही लोग सिखाते हैं। तो बिजनेस तो बिना नेटवर्क के बन ही नहीं सकता। जिसका भी बिजनेस अल्टीमेट ग्रोथ हुआ है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा हो, ये सब नेटवर्क का ही गेम है। आप बताइए ना कि हम लोग सोचते हैं कि ये टेंडर खुलने वाला और उसके पहले पता चलता है कि ये तो XYZ ने ले लिया, ये ABC ने ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है। कभी कभी देखिए कोई टेंडर खुलता है और एक ही व्यक्ति उसके लिए क्वालिफाई होता है। कैसे? बिकॉज उसके पास वो नेटवर्क था जिन्होंने उसको गाइड किया कि भाई तुम पूरा टेंडर इस प्रकार से फिल करो। तो यदि नेटवर्क है तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जीवन में होना तय है। यदि नेटवर्क नहीं है तो आपकी ग्रोथ तो होगी पर स्ट्रगल के साथ होगी, एफर्ट के साथ होगी। और जब अच्छा स्मूथ नेटवर्क होता है, आपका पावरफुल नेटवर्क होता है, तो आपकी एकदम स्मूथ ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और आपको एफर्ट लेस तरक्की मिलती है। राइट तो आपने ये बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस समझाई है कि नेटवर्क क्यों ज़रूरी होता है, कि आपको कहीं पे भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, आपको कई लोगों की राय मिल जाती है, आपको कई चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है, आपको सपोर्ट मिलती है। तो नेटवर्क चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि क्या हमको जो भी लोग आसपास मिल रहे हैं हम सबसे नेटवर्किंग करते रहें, सबसे दोस्ती करते रहें, कि कोई एक सेट क्राइटेरिया है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि किनके साथ नेटवर्क करना ज़रूरी है, किनके साथ नहीं? बहुत अच्छा सवाल शिखा जी। थैंक यू। देखिए आप और मैं अभी 2 दिन पहले किसी इवेंट में थे, है ना, हम दोनों साथ में एक इवेंट में थे। उस इवेंट में देखिए हम कुछ लोग अलग जगह पे थे और बाकी पूरी इवेंट की लोग अलग जगह पे थी, है ना। जिन लोगों को ये पता था कि ये जो लॉबी है, मतलब आपकी हमारी पूरी लॉबी है, ये लॉबी मेरे काम की है, वो आगे से आए, आपसे मिले, आपको अपने बारे में बताया, आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, और आपको उन्होंने अपना कार्ड दिया या आपसे नंबर लिया, है ना। आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में किस किस की हेल्प मिल सकती है, ये हर व्यक्ति को पता है। ये 14 साल के बच्चे को भी पता है कि यदि मुझे वॉलीबॉल का खिलाड़ी बनना है तो मुझे कौन हेल्प करेगा, यदि मुझे क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है तो मुझे कौन हेल्प करेगा, मुझे चेस का खिलाड़ी बनना है तो मुझे कौन हेल्प करेगा। पता होता है ना, इतनी अवेयरनेस तो सबको है। राइट। हम क्या करते हैं, क्योंकि वो मेरे दोस्त का दोस्त है इसलिए हम उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये गलतियां मैंने भी मेरे जीवन में की। मैं अपने जीवन का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा यदि आप इजाजत दें तो। जी जरूर जरूर। मेरी उम्र 8-9 साल रही होगी और मैं अपने घर के बाहर बैठा था और मेरे घर के सामने कुछ बच्चे मार्बल खेल रहे थे, कंचे। तो मेरे चाचा उस समय दुकान से आए और वो दूसरे दरवाजे से घर के अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने आवाज लगाई मुझे, अंदर आओ। मैं अंदर गया तो बोले वहां क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा बैठा था। बोले क्यों बैठे थे? मैंने कहा देख रहा था। बोले क्या देख रहे थे?
तो मैंने कहा वो लोग कंचे खेल रहे थे। तो उन्होंने मुझे डांटा और बोले दोबारा वहां बैठना नहीं। तब मेरे को ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। और 1-2 साल बाद वापस वही चाचा ने मुझे दुकान के सामने, दुकान के आसपास के लोगों के साथ झुंड बना के बात करते देखा। तो उन्होंने जैसे ही देखा फिर बुलाया, और इस बार उन्होंने पिछली बार से ज्यादा जोर से डांटा और बोले तुम्हें समझाया कि ये सारे लोग तुम्हारे लेवल के नहीं हैं। तो तब मैंने उनसे सवाल पूछा कि चाचा लेवल क्या होता है। तब वो बोले कि तुम्हें जहां जाना है, तुम जहां पहुंचना चाहते हो, इनके साथ रहोगे तो तुम सिगरेट पीना सीखोगे, इनके साथ रहोगे तो तुम गुटखा खाना सीखोगे, इनके साथ रहोगे तो तुम गाली गलौज करना सीखोगे, इनके साथ रहोगे तो तुम मारपीट करना सीखोगे। क्या ये चीजें तुम्हें जीवन में ऊपर लेके जा सकती हैं? तब मैंने पहली बार सोचा इस पे। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो बोले दुकान में जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपने करियर के, उस समय करियर नहीं बोला था उन्होंने बोला तो जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, फुल टाइम अपने काम में व्यस्त होते हैं, इनकी संगत करो। मतलब मेरी दुकान में जो लोग काम करते थे, जो कारीगर होते हैं, हम लोग सोने चांदी के बैकग्राउंड से, तो मैं वो कारीगरों का चेला बन के, कारीगरों का शिष्य बन के मैं उनसे काम सीखने लगा। और उसका ही नतीजा रहा कि वो बात मेरे दिमाग में इतने अच्छे से पेस्ट हुई कि उस दिन के बाद से मैंने अपने जीवन में हमेशा जो संगत की, वो मुझसे या तो स्किल्स में बड़े हों, या उम्र में बड़े हों, तजुर्बे में बड़े हों, या वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा एज अपने जीवन में रखते हों, मैं उनके साथ ही उसके बाद हमेशा समय बिताना शुरू कर दिया। और इसका ही नतीजा है कि आज इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर्स मुझे फैमिली जैसा प्यार देते हैं, सारे क्रिएटर्स मुझे फैमिली जैसा प्यार देते हैं। आज मैं अनुराग जी के साथ भी जो साथ में कर पा रहा हूँ, तो ये उसका ही नतीजा है कि मैंने हमेशा उनको तलाशा जो मुझसे एक्स्ट्रा एज रखते हो किसी भी चीज में, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे सिस्टम में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी चीज में। और मैंने उसमें कभी पैसे को माइलस्टोन नहीं बनाया, मैंने माइलस्टोन बनाया कि उनकी एक्स्ट्रा एज क्या है, वो मुझसे ज्यादा क्या जानते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे हर क्षेत्र की अच्छी जानकारी हुई। किसी भी सब्जेक्ट पे आज मेरे साथ चर्चा में जब कोई बिजनेस कंसल्टेशन में करता हूँ और अलग अलग बिजनेस प्रोफेशन के लोग आते हैं, तो हर सब्जेक्ट पे गहराई से बात इसलिए हो पाती है क्योंकि मेरी संगत हमेशा अपने से एक्सपीरियंस लोगों के साथ बन पाई। तो जीवन में जब भी आप काम कर रहे हो तो इतनी अवेयरनेस हर व्यक्ति को है कि किस व्यक्ति के साथ मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है जिससे मेरी ग्रोथ होगी, और किसके साथ टाइम इन्वेस्ट करके मैं कंफर्ट जोन में जाऊंगा। राइट। आदमी को पता है, पर आदमी को, एक व्यक्ति विशेष को हमेशा तारीफ सुनना पसंद होता है। तो वो चाहता है मेरे पूरे सर्कल में मैं सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति रहूं, और जो ये सोचता है वो अपने जीवन का सबसे बेवकूफ व्यक्ति होता है। क्योंकि जब आप सबसे इंटेलिजेंट होंगे ना, तो आप सीख नहीं पाओगे। आप यदि अपने सर्कल के सबसे बेवकूफ व्यक्ति हो तो आपके जीवन में तरक्की होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपसे जो सारे इंटेलिजेंट लोग हैं वो आपको भी धीरे 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 अपने इंटेलिजेंस लेवल पे ले जाएंगे। एक बोलता है ना कि यदि आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो तो 100 करोड़ के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो। तो जब उनकी बातें आप आपस में सुनते हो ना, बोलते हैं यार ये रोड का टेंडर मैंने ऐसे ले लिया, यार मैंने ये वाली कंपनी को ऐसे टेक ओवर कर लिया, मैंने ये फैक्ट्री को ऐसे खरीद लिया, तो आपका भी दिमाग के चक्षु खुलते हैं, आपका भी ब्रेन खुलता है कि अच्छा हम इस बिजनेस को खुद डेवलप करने की जगह खरीद भी सकते थे। राइट। वो कब अकल आएगी आपको? जब आप उस लेवल के लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो एक इंसान की फितरत ऐसी है कि उसको लगता है कि मैं हमेशा होशियार रहूं, सबके सामने अपनी होशियारी बताऊं, और मैं उस सर्कल में मेरी वाहवाही होती रहे। तो वाहवाही तो होती है, पर आपको परमात्मा ने जिस तरक्की के लिए भेजा है वो तरक्की आप अचीव नहीं कर पाते अपने जीवन में। आप जहां तक जा सकते थे वहां तक जाने के आपको रास्ते पता नहीं होते जब आप अपने ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो या आप मानते हो, तो जिसको पता भी है वो आपको कुछ बताता ही नहीं है। उसको लगता है ये तो पहले से इंटेलिजेंट है भाई, इसको मेरी सलाह की जरूरत ही नहीं है। पर जब आप अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा सरल सहज बन जाओ, सबसे सीखने के लिए ओपन हो जाओ, और सच में अपने से ज्यादा एज वाले लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो और उनकी बातें सुनो, तो आपके ग्रोथ के, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल बढ़ जाते हैं। मतलब मैंने मेरे जीवन में हर उस व्यक्ति को तरक्की करते देखा है जिसने अपने पूरे सर्कल में सबसे बेवकूफ बन के अपनी बातें सीखने की कोशिश की है, सबसे नादान बन के लोगों से ज्ञान लिया है।
बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि जितना सरल सीधे बने रहोगे उतना बाकी लोग भी आपके साथ ज्ञान शेयर करने की एग्जैक्टली। करते हैं। तो आपने बड़े ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमको कौन-सा नेटवर्क चूज़ करना है, कौन-सा नहीं करना है। तो यहाँ पर एक बात मैं देख रही थी कि जैसे आपने कहा कि अपने से ऊपर एज वालों को ढूँढो, उनकी संगत करनी शुरू करो। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आएँ कि हम उनके पास जाएँ और हम उनको अपने नेटवर्क में शामिल करें हम? तो वो क्या स्किल्स होते हैं कि जिनसे कि हम उनके साथ जाकर नेटवर्क कर सकें? ब्रिलियंट क्वेश्चन शिखा जी। थैंक यू। मैं इसको एक पूरा लाइव इंसिडेंट से एक शेयर करता हूँ आपको। बिल्कुल। 2024 की मैं एक 2024 की बात बताता हूँ आपको। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं पंकज भाई। पंकज भाई के एक बहुत अच्छे मित्र हैं जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी एक इवेंट कर रहे थे जिसमें 8 से 10 लाख पब्लिक आने वाली थी। राजकोट में उन्होंने एक इवेंट किया था जीबीपीएस, जिसमें 8 से 10 लाख पब्लिक आने वाली थी। तो क्योंकि मैं और पंकज जी दोनों बहुत समय से ब्रांडिंग मार्केटिंग ग्रोथ के लिए काम करते हैं, तो जितेंद्र जी पंकज जी से बोले कि मैं अपने इस इवेंट में मेरे को 10-15 इन्फ्लुएंसर्स से आप वीडियोस बनवा दो, प्रमोशनल वीडियोस। तो मीटिंग हुई हमारी। तो मैंने जब उनका पूरा इवेंट समझा, तो सारा इवेंट समझने के बाद मैंने उनको आइडिया दिया कि आपके पास हॉल है जिसमें 1000-2000 लोग बैठ सकते हैं, आपके पास पब्लिक है, तो आप बजाय उनको पैसे दे के वीडियो बनाने से बेहतर है कि इन सबके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लो, मैं सारे ट्रेनर्स को आपके पास ले आता हूं। हुँ। अब आपने जो सवाल पूछा था, एक कॉन्फिडेंस कहां से आया, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। अब वो इतना बड़ा ग्रुप है, 1000 करोड़ भी बहुत छोटा फिगर है उस ग्रुप के लिए। मतलब जिनके 10-12-15 स्कूल्स हों, 10-15-20 हॉस्पिटल हों, 10-15 अनाथ आश्रम हो, कितना बड़ा ग्रुप होगा। तो जब आप अपने काम कर करके, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें कर करके जब आप एक नेक्स्ट लेवल की एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो ना, तो आपको पता होता है कि आपके यहां पे जो है वो कितना पावरफुल है। हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैंने आज शुरुआत की और आज ही मैं सबसे बड़े आदमी से मिल लूं। हुँ। वो बीच की सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहता, और कई बार जो बीच की सीढ़ियां होती है ना, वो उनको काट के आगे जाना चाहता है। हुँ। आप इन दो चीजों का हमेशा ख्याल रखो कि जीवन में आपको ए से यदि जेड पे भी जाना है तो बी सी डी ई एफ जी सबकी जरूरत पड़ती है। आप ए से जेड पे नहीं जाओगे, तो आप गलत एक्सपेक्टेशंस बिल्ड मत करो अपने आप से। तो पहले आप छोटे लोगों से नेटवर्क करो, जब उनको वैल्यू दे दे के उनको नेक्स्ट लेवल पे आप ले जा सको, फिर उनसे ऊपर वालों पे जाओ, फिर उनसे ऊपर वालों पे जाओ। एक दिन ऐसा आता है कि सबसे बड़े लेवल का आदमी खुद आपको बुलाता है कि यार मेरे साथ ये काम करो। हुँ। तो लोग ये बीच के स्टेप इग्नोर करते हैं। तो वहां जब मैंने उनको ये आइडिया दिया कि भैया आप पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, आपके पास ये सारा रिसोर्स है, केवल इस रिसोर्स को यूटिलाइज करिए। तो बोले कैसे होगा, मैंने कहा कैसे होगा ये मत सोचो, आप तो ये बताइए करना है या नहीं करना है। उन्होंने बोला लेट्स डू इट। और उसके बाद मैंने और पंकज भाई ने उनके साथ एक पूरा इवेंट डिजाइन किया, पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें मैं भारत के 11 बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ट्रेनर्स को, कोचेस को लेके उनके साथ गया, और हमने 11 लोगों का बैक टू बैक वहां पे प्रोग्राम करवाया। हुँ। तो इतने बड़े व्यक्ति से जब आपके पास पीछे बैंडविड्थ थी ना, आपको पता था कि आपके ऐसे रिलेशन है कि आप 5-10 ट्रेनर को लेके जा सकते हो, आप ट्रेनर के भी फेवर का मैंने काम कराया। मैंने ट्रेनर को क्या बोला जाके कि भैया आपको मंच रेडी मिल रहा है, आपको 2000 की पब्लिक रेडी मिलेगी, आप 2000 लोगों के साथ प्रोग्राम करोगे और आपकी गुजरात राजकोट में पूरी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। तो एक अच्छे ट्रेनर को, आप अच्छे ट्रेनर हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको मंच चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको ब्रांडिंग चाहिए। यदि तीनों चीजें आपको मिल रही जिसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, राइट। आपको सोशल मीडिया पे एक्सपोजर मिल रहा है, अब इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, केवल अपना क्या इन्वेस्ट करना है, एक दिन का या 4 घंटे का टाइम, तो क्या आपको ये प्रपोजल अच्छा नहीं लगेगा। हुँ। अच्छा लगेगा। और जो ऑर्गेनाइजर थे उनको क्या चाहिए था, 10-12 बड़े चेहरे, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ट्रेनर की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पर वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपने पीछे वो काम किया हो, जब आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया हो, जब आपने वैसे रिलेशन बनाए हो, जब आपके ऐसे टर्म्स हो कि आपकी बात को कोई इग्नोर ना करे। हुँ। तो शुरुआत बड़े छोटे से होती है, पर वो लोग छोटा नहीं करना चाहते। लोग यदि एक्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो सीधे अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। तो अमिताभ बच्चन का एस्पिरेशन रखना बुरा नहीं है, जरूर रखिए, बड़ा सोचिए जरूर, पर बड़ा काम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करिए। लोग छोटे स्टेप नहीं लेना चाहते, सीधे बड़ी जंप लगाना चाहते हैं। तो बड़ी जंप जरूर लगती है जीवन में, पर वो बड़ी जंप लगने के बाद वो चीजें परमानेंट रह नहीं पाती।
मैं आपको एग्जाम्पल से बोलता हूँ, जैसे बायजूस है, उसने बहुत बड़ी लीप ले ली, बहुत बड़ी जंप लगा ली, पर क्या वो सस्टेन कर पाया? आज ओला उबर है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इतने सालों के बाद, 15-15 साल हो गए स्टार्टअप शुरू करे, आज भी प्रॉफिट में नहीं है। पर वहीं हमारे जो कामत ब्रदर्स हैं, उन्होंने छोटे से शुरुआत की और बूट स्ट्रैप बनाया और आज प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, जीरो था। क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप लेते गए, उन्होंने छोटे छोटे गैप फिल किए, छोटी छोटी चीजों पे काम किया, और फिर देखिए आज उन्होंने कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर ली। क्यों स्टार्टअप शुरू होने के बाद 1000 में से कुछ स्टार्टअप बचते हैं, बाकी 950 खत्म हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, उन्होंने देखा यार बायजूस इतना सफल हो गया, ओला इतना सफल हो गया, ओयो इतना सफल हो गया, और वो सीधे वहीं जाने की एस्पिरेशन रखते हैं। और जब इतना बड़ा एस्पिरेशन रखा और आपने एफर्ट्स उतना बड़ा नहीं लगाया, तो थोड़े दिन के बाद आपका जो मोटिवेशन था वो खत्म हो जाता है। राइट। तो जब बड़ा काम करना है आपको, तो उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो आपने पूछा कि कैसे वो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है छोटे छोटे स्टेप से। आप एक स्टेप लो, उस स्टेप को पहले स्टेबल करो, फिर नेक्स्ट स्टेप को स्केल करो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आ गए, फिर उसको स्टेबल करो, फिर स्केल करो। तो पहले स्टेबल करो, फिर स्केल करो, पहले स्टेबल करो, फिर स्केल करो। जब ये प्रोसेस किसी भी चीज में करो आप, सेम प्रोसेस बिजनेस में होता है, सेम प्रोसेस रिलेशन में होता है। अब यदि मान लीजिए मुझे पता है कि किसी कंपनी के सीईओ के साथ सागर सिन्हा जी के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो मैं यदि मुझे पहले से पता है कि सागर जी के उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और सागर जी से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो वहां तो मैं कभी भी जा सकता हूं। अब मैं सागर जी को फोर्स करके उनसे मीटिंग तो करा लूं, पर यदि मैं उनके जीवन में कोई वैल्यू ही ऐड नहीं कर सकता, तो वो मीटिंग मेरी फ्रूटफुल नहीं होगी, वो काम की नहीं होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिससे आप मिलने जा रहे हो, क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप उनके जीवन में वो वैल्यू ऐड कर सको। यदि ऐड कर सकते हो तो ही मिलने जाइए, नहीं तो बड़े लोगों से मिलने से आपका कोई फायदा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि चित्रेश मिलने आया था, लोग ये देखते हैं कि चित्रेश मेरे जीवन में क्या वैल्यू लेके आया था। लोग वैल्यू के याद रखते हैं, उसके रेजोनेंस में चित्रेश को याद रखते हैं। यदि वैल्यू को याद नहीं रखेंगे तो चित्रेश को याद कर पाना मुश्किल होगा। जैसे आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला कि आपकी पॉडकास्ट की जर्नी में मेरा सपोर्ट रहा, मैंने आपके लिए जो भी किया, तो वो जो वैल्यू थी, वो वैल्यू चेन इतनी प्रभावी थी कि ये लॉन्ग लास्टिंग आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो लोग वो नहीं करना चाहते, लोग हमेशा है ना लेने वाला बनना चाहते हैं। और जब आप किसी के भी साथ, आप 10 साल के बच्चे को भी जाके टॉफी दो और तारीफ करो ना, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि पक्का इसको मुझसे कुछ काम है, तभी ये मेरे को तारीफ कर रहा है, तभी मेरे को टॉफी दे रहा है। तो जब आप 25-50 साल के लोगों के साथ बैठोगे तो उनको पता नहीं चलेगा क्या? पर जब आप देने की नीयत से बैठो तो भी वो बात उनको समझ में आती है। और जब आप देने की नीयत से बैठते हो तो वो आपका लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंट जीवन में रहता है। तो यदि आपको शॉर्ट टर्म रिलेशन बनाना है तो लेने जाओ, पर यदि आपको लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएट करनी है, जो आपने शुरुआत में बोला नेटवर्थ, तो यदि आपको लॉन्ग टाइम कंटिन्यू रिकरिंग वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए देने के लिए जाओ। और जब आप देने की मानसिकता से किसी के साथ बैठते हैं ना, तो वो अपने आप में बोझ रहता है उसके मन में कि यार मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं। और फिर वो इतना बड़ा आपके लिए कर देता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट, राइट। तो आपने बताया कि भी जब हमको हमारे काम के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, भी हमने काम इतना अच्छा मजबूती से किया हुआ है, और जब हमें पता होता है कि हम उनकी लाइफ में सामने वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं, तो अपने आप हमारे पास कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है। एग्जैक्टली। तो आप इसमें एक बात कर रहे थे तारीफ के बारे में, कि एक बच्चे को भी पता चल जाता है कि कब मेरी तारीफ, जब तारीफ कोई कर रहा है बिना बात पे, तो वो पक्का कुछ ना कुछ फायदा करने वाला है। तो क्योंकि ह्यूमन जब भी एक नेचर होता है, हम नेटवर्क बनाने जाते हैं, हम किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो हम उनकी तारीफ करते हैं। तो वो तारीफ करने का राइट तरीका क्या होगा? कि क्योंकि आपने ये भी बोला कि हम अपने से ऊपर वाले के साथ थोड़ा सा नेटवर्क बनाएं, तो वो क्या राइट तरीका होगा उनको कॉम्प्लीमेंट देने का या अप्रिशिएट करने का, जिससे कि उनको ये ना लगे कि ये पक्का सिर्फ फायदा उठाने के लिए, या किसी वो तारीफ चापलूसी ना लगे, वो किस तरीके से हो कि मतलब हम जेन्युइनली उनको कैसे ये रियलाइज करवाएं कि हम वाकई में इंटरेस्टेड है रिलेशनशिप बिल्ड करने में? बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं लाइफ इंसिडेंट से आपको एक बात शेयर करता हूँ। लगभग 4-5 साल पुरानी बात है।
मैं रायपुर से फ्लाइट में दिल्ली आ रहा था और मेरे बाजू में बैठे थे राजस्थान नमकीन के फाउंडर सीईओ जीएस महापात्र जी। तो वो एक्सेल सीट पे कुछ काम कर रहे थे। तो जब वो एक्सेल पे कुछ काम कर रहे थे तो क्योंकि फ्लाइट में बहुत करीब करीब बैठते हैं तो मुझे एकदम लाउड एंड क्लियर दिख रहा था कि क्या कर रहे हैं। तो उनकी कैलकुलेशन, उनका एक्सेल पे कमांड, उनका पिवट जो वो लगा रहे थे, वो सब मैं देख पा रहा था। तो करीब 2-3 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद मैंने उनसे बोला, सर आपका एक्सेल पे बहुत अच्छा कमांड है। तो ये जेन्युइन तारीफ थी, है ना। ये एक इंसिडेंट है। अभी मैं दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में आ रहा था, जबलपुर से दिल्ली आ रहा था ट्रेन में, और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में हम 4 लोग बैठे थे। उनमें सामने जो अंकल बैठे थे, मुझसे उम्र में बड़े थे, वो फोन पे किसी से 10-15 मिनट बात कर रहे थे और मैं बहुत बारीकी से सुन रहा था। तो जैसे ही उनकी बात खत्म हुई तो मैंने उनसे पूछा, सर आप किसी यूनिवर्सिटी में डीन हैं क्या? दोनों ही जगह वो लोग कनेक्ट हुए और उन दोनों के साथ मेरे बड़े घरेलू संबंध बन गए। मतलब जीएस महापात्र जी के साथ तो मैं 5 साल से लगातार बिजनेस कर रहा हूं, और वो जो डीन सर हैं उनके साथ भी मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हो गए हैं। तो आपको सबसे पहले ना ऑब्जर्वेशन करना सीखना होता है, लिसनिंग स्किल्स को बहुत गहराई से समझना होता है, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जल्दी नेटवर्क बनाने के चक्कर में जल्दबाजी करते हैं, जो उनका नेटवर्क खराब कर देता है। यदि आप ये जल्दबाजी ना करो, आप पहले रिसेप्टिव मोड में रहो कि समझो, ऑब्जर्व करो कि यार ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति किस किस काम में है, किस प्रोफेशन में है, वो ऑब्जर्व करो। उसके बाद जब अपनी बात रखोगे ना, तो चापलूसी कभी नहीं लगती। ये दोनों ही जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताए, दोनों के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। तो जिस दिन आप अपने आप को उस अवेयरनेस पे ले जाओगे ना, और उस अवेयरनेस के लिए चाहिए आपका दिमाग शांत रहे और आप चुपचाप बैठ के सुनो वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है। जब आप ये दोनों चीजों को फिगर आउट कर लेते हो ना, तब अंदर से जो आत्मा बोले कि अब ये बात करो, तो 100 में से 95 बार आपकी बातें बहुत अच्छे लेवल पे होंगी। अभी मान लीजिए कोई बड़ी सुंदर महिला मेरे सामने है और मैं जाते ही से बोलूं आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, तो शायद उनके मन में गलत इंप्रिंट आए, उसको वो गलत तरीके से लें। पर यदि मैं उनको थोड़ी देर ऑब्जर्व करके देखूं कि यार वो किस प्रोफेशन में, ऐसा अपने उससे लाऊं, और फिर मैं बोलूं कि मैडम क्या आप टीचर हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, तो क्या उनको वो बात गलत इंप्रिंट जाएगी? नहीं। तो जल्दबाजी जब आप ना करें, अपने दिमाग को शांत रख के ऑब्जर्वेशन करें, सुने समझें देखें, फिर आप अपनी कोई बात रखें तारीफ वाली, तो वो हमेशा अच्छी जाती है। राइट। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक इवेंट में हम थे, किसी ने बड़े शानदार जूते पहने थे, तो जब मैंने उनके जूतों की तारीफ की और थोड़ा अलग तरीके से की, तो उनको बड़ा पसंद आया। मैंने उनसे कहा, सर इस जीन्स के साथ ये जूते बहुत शानदार सूट हो रहे हैं। तो उनको बात बड़ी पसंद आई। तो आप ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब कोई बात बोलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले के दिमाग में हिट होती है, और आप ऐसे ही जाके खाली शुरू हो जाते हैं ना। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, केवल उनके कुछ स्किल्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो मैं चाहता हूं इम्प्रूव हो। वो कहीं भी जाते हैं तो सीधे, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। तो जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो सामने वाले को तुरंत ये मैसेज जाता है कि यार इसको मुझसे पक्का कोई काम है। मतलब ये बात बोलने का भी तरीका है कि सर आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। थोड़ी देर आप बात करो, फिर बोलो यार सर आपका ब्लेजर बड़ा शानदार लग रहा है। किसी एक चीज को स्पेसिफिक बोलिए ना जो सच में रेजोनेट हो रही है। जनरलाइज्ड बात की जगह यदि आप स्पेसिफिक बात करोगे तो इम्प्रिंट ज्यादा गहरा बनता है बजाय जनरलाइज्ड के। मतलब वो जनरलाइज स्टेटमेंट जो पूरी दुनिया देती है, उसकी जगह आप यदि बोलो ना, आप खाली ये बोल दो ना, सर आपका ये बहुत अच्छा लग रहा है, सर आपके कफलिंग बड़े अच्छे लग रहे हैं, सर कफलिंग बड़े अच्छे हैं, कहां से लिए? तो वो एक जनरलाइज नहीं होती है, वो सच में उस पूरे सूट में कफलिंग या पूरी शर्ट में कफलिंग एक्स्ट्रा दिख रही थी। तो आपने थोड़ी देर बात करने के बाद ऑब्जर्व किया, फिर पूछा, अरे सर कफलिंग बड़े अच्छे लग रहे हैं। राइट। तो आप ऑब्जर्व ही ना करो। अब मान लीजिए कोई आदमी बोलना ही नहीं जानता है, वो गूंगा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप जाओ और बोलो, सर आपका मैंने वीडियो देखा था, क्या बात कर रहे थे आप, तो उसको तो बुरा लगेगा ना, यार मैं तो बोलता भी नहीं हूं और इसने मेरा वीडियो कैसे देख लिया। ये तो झूठी तारीफ हुई। पर मान लीजिए उसी आदमी से आप बोलो कि सर मैंने आपका एक मोनो एक्ट देखा था, बड़ा शानदार था। मतलब वो भी इन्फ्लुएंसर है,
पर वो मोनो एक्ट करता है, तो आपने उसका वीडियो तो देखा था पर आपने सुना नहीं था कि यार ये बोलता ही नहीं है। पर वहीं आप जाके बोलो सर आपका मैंने मोनो एक्ट देखा था, ब्रिलियंट सर, बिना बात करे भी आपने अपना मैसेज कितने अच्छे से दे दिया। एक ही इंसिडेंट है, तरीका बस अलग है, पर देखो आप तरीके में कितना फर्क है। तो जब भी आप सेल्स करो, रिलेशन बिल्ड करो, नेटवर्क बनाने की बातें सोचो, सबसे पहली चीज है अपना मन शांत रख के ऑब्जर्वेशन करो कुछ मिनट। और जब आपकी अंतरात्मा से आवाज आए कि यार ये चीज इसकी एक्स्ट्रा एज है, जैसे मैं बोलूं भाभी आपकी शिखा जी अंगूठी बड़ी शानदार लग रही है, तो जब आपका वो एक्स्ट्रा एज पे नजर पड़ जाए ना, तब आप उस पर बात करो कि यार ये स्पेसिफिक चीज आपकी बहुत सुंदर लग रही है। तो हर व्यक्ति को फिर समझ में आता है कि नहीं ये 4-5 मिनट से मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तब इसने इस चीज की बात की। और आप जाते से यदि किसी चीज पे बात करोगे तो चांसेस हैं कि वो अपनी चापलूसी समझेगा। होप मैं उस बात को हाँ जी, हाँ जी। क्लियर कर हाँ, पाया। बहुत अच्छे से क्लियर आप कर पाए हो कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना होता है, Exactly. जेन्युइनली अप्रिशिएट करना, और वो तभी हो सकेगा जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करके जो स्पेसिफिक चीज जो आई कैची हो रही है, जो वाकई में ध्यान अट्रैक्ट कर रही है, वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट निकल कर Exactly. आता है। जब आप वो करोगे तो सामने वाले पर्सन को भी पता लगता है कि हाँ ये चापलूसी नहीं कर रहे हैं, जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो नेटवर्क बनाने इसमें के लिए एक बात और ऐड हाँ करना जी, हाँ जी, चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग अक्सर जब इवेंट में जाते हैं ना, बहुत जल्दबाजी करते हैं रिलेशन बनाने की, बहुत जल्दबाजी करते हैं। किसी भी इवेंट में जाते हैं तो उनको लगता है बस 1 मिनट हाय हेलो करो, कार्ड दो, नए आदमी के पास जाओ, 1 मिनट हाय हेलो कार्ड दो, नए आदमी के पास जाओ। आप बताइए, आप सैकड़ों इवेंट में जा चुके हैं, इतने इवेंट में जितने लोगों ने आपको कार्ड दिए, आप उनमें से मुझे 5 लोगों के नाम बता दीजिए अभी। कम से कम 500 लोग आपसे मिलके गए होंगे, 500 लोगों ने कार्ड दिए होंगे मिनिमम। 1% व्यक्ति का नाम बता दो, एक का भी याद नहीं आपको। पर किसी इवेंट में आपके साथ किसी ने 15-20 मिनट बैठ के बात की हो, आप उसका नाम अभी तुरंत बता देंगे, बता देंगे ना। राइट। लोग क्या करते हैं, इवेंट में जाते हैं और बड़ी जल्दबाजी 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 जल्दबाजी, किससे भी मिल लो, उससे मिल लो, अरे ये ना छूट जाए, अरे ये ना छूट जाए, इसके साथ फोटो खिंचा लो, इसके साथ फोटो खिंचा लो। ये चीप मार्केटिंग है, ये चीप नेटवर्किंग है, ये चीप पब्लिसिटी है। आप एक आदमी को देखो जो आपको लगता हो 5-10-15, या तो आप पहले से जानते हो कि ये व्यक्ति ये प्रोफेशन में है, या नहीं जानते हो तो किसी एक आदमी से एक आदमी को ऑब्जर्व करो, उसके साथ बैठो और 15-20 मिनट, आधा घंटे डीप डिस्कशन करो, और उस डिस्कशन में 100 में से 80 बातें उसके काम की करो। और फिर यदि वो जीवन में आपको भूल जाए तो आप जो बोलो मैं वो हार जाऊं। मैंने किसी को 5-5 साल बाद भी कॉल किया ना, बोला मैं चित्रेश बोल रहा हूं, तो वो तुरंत कनेक्ट करता है, तुरंत रेजोनेट करता है, बोलता है चित्रेश भाई कब आ रहे हो। अभी मेरे कोई मित्र का नागपुर में कोई काम फंस गया था, तो मैंने नागपुर में 2018-19 में एक इवेंट किया था, और उस इवेंट में किसी का नंबर मेरे पास था। मैंने उनको 7 साल बाद फोन लगाया, 2018 से 2025, 7 साल बाद लगभग फोन लगाया। और मैंने फोन लगाया और मैंने नाम लेके बोला, मैंने कहा अमित भाई चित्रेश बोल रहा हूँ, पहचाने क्या। तो बोलता है अरे चित्रेश भाई आपको कैसे भूल सकते हैं, आपने इतना शानदार इवेंट किया था हमारे लिए इतना शानदार काम किया था, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। क्या बोला उसने, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि उसको पता था कि कोई काम होगा तभी चित्रेश ने मुझे याद किया। और मैंने ब्लंटली बोला, मैंने कहा अमित भाई ये काम मेरा करवा देना, मेरे एक मित्र हैं नागपुर आए, उनका ये काम रुक गया है। बोले चित्रेश भाई आपका हुक्म, सर आंखों पे, काम हो गया समझ लो। तो ये कब हुआ, जब मैंने अमित भाई के जीवन में 2018 में वो वैल्यू ऐड की, उनके साथ बैठ के वो बात की, उनको समझाया सिखाया, जो भी उनके जीवन में तरक्की कर सकती वो चीजें उनको समझाई सिखाई, तब हुई ये बात। तो वो 7 साल पुराना कॉन्टेक्ट मेरे एक फोन पे काम पे आ गया। लोग बोलते हैं कि यार किसी को फोन लगाने में इसलिए डर लगता है कि उसको लगता है पक्का कोई काम हो। अरे हाँ है काम भाई, और यदि मैं अपने दोस्त से काम नहीं बोलूंगा तो मैं किससे बोलूंगा। पर आप उसके जीवन में कभी ऐसी वैल्यू ऐड करते ही नहीं हो, कभी आपने उसके जीवन में कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि आप उस अधिकार से अपनी बात रख सको, कि आप रात को 2 बजे फोन करके बोलो कि यार मेरा ये काम है तुमको करना है। किससे बोल सकते हो आप ऐसी बात, जिसपे आपका वो अधिकार हो। और अधिकार कब बनता है, जब आप उसके लिए कुछ करो। तो हम करते तो कुछ नहीं है, राइट, पर लेना सब चाहते हैं। राइट। तो मुझे लगता है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना चित्रेश भाई तुम बड़े लकी हो यार, तुम्हारा इतना शानदार नेटवर्क है। तो बोलता भाई लक नहीं है, मैं लक के लिए बोलता हूं, व्हेन
प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी देन लक क्रिएट्स। हम्म। कि जब आप 5-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे कि एक दिन मुझे अनुराग जी मिलेंगे और मैं उनके साथ ये करूंगा, 7 साल 8 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे थे और एक दिन अनुराग जी मिल गए और उन्होंने कहा हम मिलके काम करते हैं, तब वो अपॉर्चुनिटी लक में कन्वर्ट हुई। तो लक नहीं था, वो 7 साल पुराना मेहनत था, 7 साल पुराना सोच था। तो जब आप उस हिसाब से प्रिपेयर अपने आप को करो, खुद को डेवलप करो, खुद को अपग्रेड करो, खुद की स्किल्स पे काम करो, और वो काम करते 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 परमात्मा एक दिन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि आप एक रात में वहां पहुंच जाओगे जहां लोग 20-20 साल में नहीं पहुंच पाते। पर प्रिपरेशन आपको अपनी खुद की करनी पड़ेगी और अपॉर्चुनिटी का वेट करो। अपॉर्चुनिटी 101% लाइफ में आती है। हम्म। तो बिल्कुल सही बात आपने बोली। और जो आपने ये बोला ना कि आप किसी को इवेंट में ऐसे को देखो जिससे भी आप मिल रहे हो, नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग लास्टिंग आपका इंप्रेशन रहे उनके माइंड पे, तो जो 100 बातें हो रही है उसमें से 80 बातें उनके मतलब की करो। एग्जैक्टली। जबकि होता क्या है, जब भी हम किसी नए पर्सन के साथ बात करने बैठते हैं ना, तो हम अपना इंप्रेशन जमाने के लिए अपने बारे में बताते रहते हैं। तारीफ करते रहते हैं बस, हाँ, कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, और आई डोंट थिंक कि कोई भी फिर याद रखता नहीं रखता। है ना। तो हमको दूसरे के इंटरेस्ट की बात करेंगे, हाँ, जब हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे लॉन्ग लास्टिंग जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड हो जाते हैं। तो जो ये हमारे रिश्ते, अब हमने हमने सीखा कि हमने नेटवर्क बनाया। अब क्या है कि हम नेटवर्क बना लिया हमने, उस समय तो हमने अपना सारा कुछ जो चीज़ें आपसे सीखी हैं वो कर लिया। अब आजकल की जो ये फास्ट पेस्ड लाइफ है, सब लोग बहुत बिजी हैं अपने कामों में, उसमें उस नेटवर्क को, उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन कैसे करके रखें, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब हमेशा ही ऐसा हो कि जब हम हमें काम हो तो हम उनसे कांटेक्ट में आए और उसके बाद या फिर हमको वो भूल जाएं या ऐसा कुछ हो। तो हमको क्या मेंटेनेंस पे भी काम करना है फिर? बिल्कुल करना चाहिए और उसके बड़े सरल तरीके हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे कठिन है केवल ये सोच लेना कि मुझे ये काम करना है। जिस दिन आपने वो सोच लिया ना, सारी चीजें, कायनात, परमेश्वर, भगवान, यूनिवर्स, जो भी कहो, वो अपने आप बिल्ड हो जाती हैं। सोचना बस आपको पड़ता है कि मुझे ये काम करना है। मैं एग्जाम्पल से बोलता हूं। मान लीजिए मैं मुंबई गया। अब मुंबई में मेरे 20 लोगों से अच्छे रिलेशन थे। अब 20 लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया था। यदि मैं जिस दिन मुंबई जाने वाला हूं और मैं मान लीजिए शाम को 6 बजे फ्री होने वाला हूं, और मैं उस दिन ही सुबह उन 20 लोगों को मैसेज डाल दूं कि आज मैं 6 बजे के बाद अवेलेबल हूं, चलो साथ में डिनर करते हैं, चलो साथ में घूमने चलते हैं, और 4 लोगों का भी मैसेज आया और 4 लोगों को मैंने बोला कि मैं भाई ऑर्चिड होटल में रुका हूं, चलो आ जाओ, और 4 लोगों ने बैठ के साथ में लंच कर लिया, तो एक साथ मैंने चारों से रिलेशन बिल्ड कर लिए, चारों से रिलेशन रिव्यू हो गए। राइट। तो बहुत सरल है, बस आपको सोचना पड़ता है। और जो 16 लोगों से नहीं भी आए, जो बाकी के 16 लोग नहीं आए, तो उनके मन में ये इम्प्रिंट आ गया कि देखो चित्रेश आया मुंबई, तो मुझसे मिलने के लिए उसने आगे से मैसेज किया, आगे से उसने रिस्पॉन्ड दिया, तो आपका तो एक ही घंटे गया। और जब आप किसी नए शहर में जाते हैं ना, किसी दूसरे शहर में, और आप किसी को बोलो कि यार मैं यहाँ हूं, प्लीज मुझे पिक कर लो, तो उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता भाई ये बाहर से आया है। वो ये नहीं बोलता कि नहीं तुझे मिलना है तो तू मेरे घर आ, वो ऐसा नहीं बोलता है। उसको पता है कि यार ये बाहर से आया, इसके लिए कन्वीनियंट है, तो चलो मिल लेते हैं। केवल मंशा चाहिए, बाकी सब हो जाता है। यदि आपके पास मंशा है और आपको पता है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको आप दे सकते हो, जिसमें पैसे भी नहीं लगते, तो ये मंशा है ना कि मुझे ये काम करना है और मुझे इसके जीवन में वैल्यू ऐड करना है, तो बाकी के सारे काम इतने इजी हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो एफर्टलेस हो गया, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं। राइट। तो ये बहुत इजी है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अभी मान लीजिए आपका बर्थडे था, कुछ दिन पहले हम लोग ने आपका बर्थडे मनाया, तो अब उस बर्थडे वाले दिन मेरे साथ कोई 2-4 लोग थे, तो मुझे पता है कि मेरे शिखा जी से इतने अच्छे रिलेशन है कि मैं उनकी पार्टी में बिना बोले भी वहां आ जा गया, किसी को लेके आ गया तो कोई उनको तकलीफ नहीं होगी। अभी किसी को आपसे मिलना था बहुत समय से मान लीजिए, और मैंने कहा चलो मैं आपको ऐसे मोमेंट पे मिलवाता हूं जिस मोमेंट पे उनको भी अच्छा लगेगा कि आप उनकी बर्थडे पार्टी में शामिल हुए, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो जब मेरे आपके साथ वो स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, वो स्ट्रांग कनेक्शन थे, तो मेरे को आपने वो अधिकार दिया था कि मैं किसी को भी लेके आके आपसे मिलवा दूं, क्योंकि आज तक यदि मैंने आपको 100 लोगों से मिलवाया हो तो 99 आपके काम के ही रहे होंगे। तो आपके दिमाग को ये पता है कि चित्रेश भैया किसी को लेके आए हैं, मतलब ये पक्का कोई ना कोई हम दोनों के साथ में कोलैबोरेशन वाला कोई काम हो सकता है। और उनके मन में क्या एस्पिरेशन था कि चलो मैं एक बार शिखा जी के साथ मिल लूं, एक फोटो हो जाए मेरी शिखा जी के साथ, तो उनकी भी
रिक्वायरमेंट पूरी हुई, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी, और इसमें एफर्ट्स क्या लगा? जीरो एफर्ट्स। क्या एफर्ट्स लगा? खाली मैंने एक फोन किया कि यदि आपको शिखा जी से मिलनी है तो आज इतने बजे आ जाओ, बात खत्म। कितना इजी है। बस इसके लिए सोच, अपनी अवेयरनेस, और हमेशा दिमाग को खुला रखो कि कहां मैं किसी के जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूं। जब आप ये सोच के साथ काम करते हैं, परमात्मा इतना आशीर्वाद देता है, इतना आशीर्वाद देता है कि आपको लगता है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम कुछ भी नहीं करते और सब कुछ होता है। और मैं तो अपने जीवन में महसूस करता हूं कि आज जो भी मेरा नेटवर्क है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, उस नेटवर्क को नर्चर करने के लिए मैंने कभी कोई एफर्ट्स किया ही नहीं। अपने आप सारी चीजें हो रही हैं, ऑटो पायलट मोड पे चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, और चीजें बड़ी होती जा रही हैं, क्रिएशन होता जा रहा है, अपने आप हो रहा है। तो आपने बड़े अच्छे से बताया ना, और मुझे इतना अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई कि जो हम नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क बोलते हैं, वो एक्चुअली नेटवर्क की जगह मुझे कहते हैं रिश्ते ही होंगे वो, कि एग्जैक्टली जो हमको सपोर्ट करते हैं। जितने हम रिश्ते अच्छे बनाते चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिश्ते, उतना। तो यहाँ पर एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि हम नए रिश्ते तो बनाते हैं, लेकिन अक्सर जो हमें रिश्ते मिले होते हैं, हम उन रिश्तों को इग्नोर कर जाते हैं। तो हम उन रिश्तों के साथ हमें कैसे अपना रिश्ता जो है वो मजबूत बनाकर रखना चाहिए, कि हमको नए रिश्ते बनाने पे ही फोकस कर लेना चाहिए ज़्यादा? बहुत अच्छा सवाल है शिखा जी। थैंक मैं यू। इसमें ये बोलता हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी भी बड़ी ग्रोथ करनी है, उस ग्रोथ के लिए उसको 5 ही लोग चाहिए। यदि 5 अच्छे लोग आपके जीवन में हैं, तो आप जिस भी जगह पे जाना चाहो वहां पहुंच सकते हो। अब वो 5 लोग कौन है, वो आपको अपनी क्षमता के हिसाब से बनाने हैं। मैं कभी चाहता ही नहीं हूं नए रिश्ते बनाओ। यदि आपके पास 5 अच्छे पुराने रिश्ते हैं, उन्हीं को मजबूत बनाओ, उन्हीं के साथ काम करो, उन्हीं के साथ बड़ी गहराई से डिटेल में काम करो। लोग अक्सर क्या करते हैं, नए रिश्ते बनाने के चक्कर में पुरानों को छोड़ देते हैं, जिसको मैं 100% गलत मानता हूं। हाँ, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो और आप अब एक लेवल पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अलग बात है। पर जब तक वो आपके लेवल पे और आप उनके लेवल पे कंफर्ट हो, और आप जब तक उसको मेंटेन कर सकते हो, तब तक जरूर करो। और जीवन में किसी भी जगह पहुंचने के लिए केवल 5 लोग पर्याप्त हैं हमेशा। तो नए रिश्ते क्यों बनाने? लोगों को लगता है नए नए बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। वो नई बनाने के दौड़ में पुरानों को छोड़ देते हैं। और जब वो पुराने छूट जाते हैं ना, तो ना आपका नई के साथ बनता है काम, ना पुरानों के साथ काम बनता है। आप देखो जीवन में, आप जैसे, मैं अभी चीप नेटवर्किंग की जो बात कर रहा था, हम जिस इवेंट में थे उसमें जितने लोग वो चीप मार्केटिंग कर रहे थे, चीप नेटवर्किंग कर रहे थे, वो सबकी ग्रोथ वहीं पे रुकी है पिछले 5 सालों से। क्योंकि वो रोज नया तलाश रहे हैं, जबकि नया तलाशने की जरूरत ही नहीं है। आप एक के साथ काम करो, उसके साथ मिलकर इतना बड़ा काम कर लो कि आपको 5 की जरूरत ही ना पड़े। तो जब आप 5 के साथ काम करोगे तो आपको 25 की जरूरत ही नहीं है। तो लोग रिलेशन सबसे रखो, पर गहराई में काम करने वाली जो चीजें होती हैं वो 2 4 5 लोगों के साथ करो बस। बाकी लोगों के साथ अपना वो लिमिट वाला रिलेशन रखो, कि भाई चलो महीने 2 महीने में कभी एक बार चाय पी लेंगे, कभी आप मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं आपके ऑफिस आ जाऊं, चाय पी लिया, बस खत्म। राइट। तो आपको इतनी समझदारी अपने अंदर रखनी पड़ेगी, और इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, इतनी ज्यादा दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी कि यार ये 5 लोगों में इतना पोटेंशियल है, मैं इन 5 लोगों के साथ ही बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता हूं। तो नए क्यों बनाना? अल्टीमेटली आपके जीवन का गोल क्या है? यदि आपका गोल 100 करोड़ है, तो 20 20 करोड़ वाले 5 लोग बना लो। आपके जीवन का गोल 1000 करोड़ है, तो 200 करोड़ वाले 5 बना लो। तो वो 200 करोड़ वाले 5 ही बनाओ ना, उन्हीं 5 के साथ गहराई से काम करो। लोग क्या करते हैं, इस गड्ढे को खोदो, अरे पानी नहीं निकला, चलो नए गड्ढे को खोदते हैं। फिर नया खोल, अरे पानी नहीं निकला, चलो नए को खोलते हैं। यदि एक ही गड्ढे को 3 बार गहराई से खोदा होता, तो वहां से पानी की ऐसी बौछार निकलती कि पूरे जीवन तुम्हारी प्यास बुझ जाती। पर सही लोग वो बात है। नहीं करते। लोग हर दिन उनको नया चाहिए, हर दिन नया चाहिए, और उस चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है, पर उनके जीवन में 5 अच्छे रिश्ते नहीं होते। और ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। ये फैमिली में भी एप्लीकेबल होता है, ये बिजनेस में भी एप्लीकेबल होता है, ये जॉब में भी एप्लीकेबल होता है, सब जगह एप्लीकेबल होता है। तो जिस व्यक्ति ने रिश्तों को अपने टाइम के साथ सींचा है, टाइम इन्वेस्ट किया है, फोकस इन्वेस्ट किया है, उस रिश्ते से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना हो जीवन में, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। राइट। तो नए रिश्ते मत बनाओ। यदि आपके पास पुराने अच्छे रिश्ते हैं, तो नए रिश्ते क्यों बनाना आपको?
राइट। और नए रिश्ते बनाओ भी तो आप एक्सपेक्टेशंस मत करो, फिर आप रिलेशन बनाओ। और जैसे बहुत सारे इवेंट में कोई मुझसे फोन नंबर मांगता है, मैं बोलता हूँ भाई साहब मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। तो जब आपने पहले दिन अपनी लिमिटेशन या क्लैरिटी दे दी सामने वाले को कि भाई मैं हमेशा ऐसे इवेंट में व्यस्त रहता हूं, मैं हर बार आपका फोन नहीं उठा सकता, फिर भी आपको मेरा नंबर चाहिए तो ले लो, व्हाट्सएप मैसेज करना जो काम होगा, यदि मैं वो काम को फुलफिल करने के पोजीशन में होऊंगा तो मैं आपका फुलफिलमेंट कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बोल दूंगा भैया मैं नहीं कर सकता हूं। अब जब पहले दिन आपने अपनी लिमिटेशन सेट कर दी, पहले दिन आपने एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दी, तो क्या उसको कभी ये बात बुरी लगेगी? नहीं। क्या उसके रिलेशन आपसे खराब होंगे? नहीं। इतनी सी समझदारी। लोगों ने, किसी ने नंबर मांगा, अब आपके पास टाइम की बैंडविड्थ है नहीं, आपने नंबर दे दिया, फिर बाद में वो फोन लग रहा, आप फोन नहीं उठा रहे हो। तो भाई यदि आप राइट। फोन नहीं उठा सकते और कोई नंबर मांग रहा है तो फर्स्ट डे क्लियर कर दो कि भाई साहब मैं फोन उठाने में समर्थ नहीं हूं, मैं आपको राइट। फोन पे जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर भी वो बोलता नहीं सर नंबर दे दो, मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा, ले लो भाई नंबर। तो कुछ बाउंड्री सेट करनी जरूरी एग्जैक्टली होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में 5, 7, 8 या 10, इससे ज्यादा लोगों के साथ वैसे भी काम नहीं करता है। कुछ ही ऐसे ट्रेट हैं, मैं बोलता हूं आज मोदी जी भी है ना, तो वो भले पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर जो कोर वर्किंग करते होंगे ना वो कुछ ही लोगों के साथ करते होंगे। आज अमिताभ बच्चन है, आज शाहरुख खान है, आज अक्षय कुमार है, इतने जो भी हैं, ये सब भी जो कोर वर्किंग करते होंगे ना वो कुछ ही लोगों के साथ करते होंगे। तो आपको कुछ ही लोग चाहिए जीवन में सफल होने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्यों काम करना? आज देखिए इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, हर किसी का किसी के साथ लॉबी बनी हुई है, वो उसी लॉबी के साथ काम करते रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों के साथ मिलकर मेरी ग्रोथ हो सकती है। उन 4-5 लोगों को खूब टेस्ट कर लो, बहुत समय बिता लो, उसके बाद जीवन में 5-10 लोग बना लो, और बस वो 5-10 लोग जब तक नहीं मिल रहा है खूब लोगों से मिलो। जिस दिन वो 5-10 लोग आप आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये 5 लोग ही मेरे जीवन में मेरे पूरे जीवन काम रहने वाला है, फिर उसके बाद नए रिश्ते बनाओ जरूर, पर उन नए रिश्तों के साथ एक बाउंड्री सेट कर लो। बिल्कुल सही बात है, ताकि आपका काम और बाकी सारी चीज़ें सफ़र ना करें भी, ऐसा ना हो। एग्जैक्टली। राइट। तो जैसे हमने ये बात करी तो ये कहा कि जो अगर हम ग्रोथ चाहते हैं प्रोफेशनली और हम करोड़ों कमाना चाहते हैं, जो जैसे कि मैंने कहा कि तो हमको नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। तो हमने बात करी प्रोफेशनल नेटवर्क की कि हमको कैसे रिश्ते मजबूत करने होते हैं। तो जो हमारे पर्सनल रिश्ते हैं, हमारी लाइफ में जो रिश्ते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है कि अगर हम लाइफ में वाकई करोड़ों कमाना चाह रहे हैं, तो जितना प्रोफेशनल हम रिलेशनशिप्स पे बिल्ड करने पे एफर्ट डालते हैं, तो पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं उन पे क्या हमको एफर्ट करना चाहिए, तो कितना करना चाहिए और क्या हमारा रहना चाहिए उस पे? देखिए शिखा जी, बहुत उम्दा सवाल है। थैंक यू। आज है ना, लोग पैसा कमाने की होड़ बोल दें, या अपनी नकली प्रसिद्धि की होड़ बोल दें, या दूसरों को देख के ग्रोथ करने की होड़ बोल दें, उस होड़ में अपने पर्सनल लाइफ को पूरा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप देखिए इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, अभी बीच में हमने कितने क्रिकेटर्स का सुना कि इसकी वाइफ उसके साथ शादी कर ली, उसकी वाइफ इसके साथ शादी कर ली, उसकी वाइफ छोड़ के चली गई, इसकी वाइफ इतना पैसा लेके चली गई। तो जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो कर रहे हैं और उस समय यदि आप किसी रिलेशन में आ रहे हैं, चाहे शादी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन हो, और यदि आप उसको पहले दिन ही क्लियर कर दो कि देखो भाई मेरे जीवन का, मैंने महेंद्र सिंह धोनी की जो फिल्म देखी थी, मैं उस फिल्म का एक इंसिडेंट शेयर करता हूं कि जब वो गर्लफ्रेंड उसकी जीवन में आती है तो गर्लफ्रेंड से कितने अच्छे तरीके से बोलता है कि देखो आज मेरे जीवन की प्रायोरिटी है मेरा करियर, जब तक मेरा करियर सेट नहीं हो रहा मैं तुमको टाइम नहीं दे पाऊंगा। शब्द अलग थे पर उसका मीनिंग यही था कि जब तक मेरा करियर सेट नहीं हो रहा मैं तुमको टाइम नहीं दे पाऊंगा, फिर भी तुम मेरे साथ यदि रिलेशनशिप रखना चाहती हो तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। कितना सिंपल है। जब आप एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर देते हैं ना, तो आपके परिवार वाले भी आपका पूरा साथ देते हैं। अक्सर क्या होता है जब रिलेशन बिल्ड होता है, हम एक्सपेक्टेशन ही सेट नहीं करते, हम उनको गलत बातें बोल के, गलत चीजें बोल के कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ जैसा बोलो वैसा करेंगे। तो ये गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, पर जब मुझे उसकी समझ आई तो मैंने उस गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। तो जब भी आप
प्रोफेशनली ग्रोथ करना चाह रहे हो, तो जो आपके पर्सनल रिलेशन में है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपकी वाइफ हो, आपके फ्रेंड हो, आप जब भी उनके साथ बात करते हो और अपने एस्पिरेशंस के बारे में उनसे चर्चा करोगे ना, तो एस्पिरेशन के चर्चा के दौरान आप बोल सकते हो कि मम्मी हो सकता है मुझे इस करियर को अचीव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, हो सकता है मैं आपसे 2-2 साल ना मिल पाऊं। तो आपका जो जो आपको दिल से चाहता है ना, वो हर हाल में आपके साथ है, फिर चाहे आप इंडिया में रहो या ऑस्ट्रेलिया में रहो या यूएस में रहो, क्योंकि वो आपको दिल से चाहता है, वो आपकी तरक्की चाहता है। पर हम वो चीजें बोलने में डरते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से डिस्कस करो, तो आपके परिवार वाले भी आपका साथ देते हैं। मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी वाइफ का एक्सपेक्टेशन था कि मैं ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताऊं। कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी वर्कशॉप में हूं तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता था। तो जब 2-4 बार उस बात को लेके थोड़ा सा तकरार हुई या थोड़ा सा झगड़ा जैसा हुआ, तो एक दिन मैं अपने वर्कशॉप में उनको लेके गया साथ में। जब उन्होंने सुबह से लेके रात तक मेरा शेड्यूल देखा देखा कि मैं कितने लोगों के बीच में घुरा हूँ, कितना चैलेंजेस में मैं काम कर रहा हूँ, तो जब उन्होंने सारी चीजें देखी ना, उसके बाद उनके फोन आने कम हो गए। फिर वो केवल मैसेज भेज देती थी कि मैं खाना खा लिया कि नहीं खाया, ये कर लिया कि नहीं कर लिया। तो जब उन्होंने लाइव देख लिया तो वो चीजें खत्म हो गई। तो ये कितना सरल है। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, पर उन चैलेंजेस को जब आप आंख बंद करके शांत दिमाग से सोचो ना कि इसका लॉन्ग टर्म हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो बार बार मंथन करने पे पता आपका दिमाग ही बता देगा, आपके अंदर से आवाज आ जाएगी। अभी जैसे हम लोग आप, मैं, अनुराग जी, हम लोग सब जो इवेंट करते हैं नो दाई सेल्फ, अब वो हमें पता है कि उस इवेंट में मैं 10 दिन रहने वाला हूं। तो वो 10 दिन भाई मैं अपनी वाइफ को साथ में ले आया, बेटे को साथ में ले आया, तो वो 10 दिन तो मेरे साथ ही है ना, तो उसको कभी चैलेंज ही नहीं होगा। भले हम दिन में 2 घंटे 3 घंटे ही बात कर पाए या 1 घंटे ही बात कर पाए, पर वो अपनी आंखों से देख रही है कि यार वर्कशॉप चल रहा है, इतने हजारों लोगों के जीवन में ये लोग मिलके बदलाव ला रहे हैं, कितने बड़े काम ये लोग कर रहे हैं। तो फिर वो उसको भी वो अपना लक्ष्य समझने लगती कि यार ये जीवन में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, चलो मैं भी इनका साथ देती हूँ, मैं भी इनके साथ खड़ी हो जाती हूँ। अब ये काम करना क्या कठिन था, एकदम सरल सहज चीज थी। बस आपको उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे आप सोचना शुरू करते हो, परमात्मा आपके अंदर वो बुद्धि दे देती है कि भाई इसको ऐसे डील कर लो, और वो डील होने लगता है। आज मेरे जीवन में सबसे बड़ा मेरी सफलता का यदि श्रेय जाता है तो मेरी बहन को जाता है। वो हमेशा एक दोस्त, मेरी बड़ी बहन है, वो हमेशा एक दोस्त के जैसे, एक बड़े भाई के जैसे हर समय मेरे साथ खड़ी रहती थी, क्योंकि मैं उससे अपने सारे सपने शेयर करता था। मैं उसको बोलता था दीदी मुझे ये करना है, दीदी मुझे ऐसा करना है, दीदी मुझे ऐसा करना है, दीदी मुझे ऐसा करना है। तो क्योंकि उसको मैंने 10 साल 15 साल पहले से फीड किया था कि मुझे जीवन में यहां जाना है, मैं ये करना चाहता हूं, तो जब वो सारी चीजें उसको 10 साल 15 साल पहले से पता थी ना, तो आज वो हर जगह मेरा पक्ष लेती है। मेरी मम्मी कुछ बोलती है, बोलता नहीं भैया सही कर रहा है। मेरे पापा कुछ बोलते, बोलते नहीं भैया सही कर रहा है। मेरी वाइफ कुछ बोलती है, बोलता भैया सही कर रहा है। मेरा छोटा भाई कुछ बोलता नहीं, बोलता भैया सही कर रहा है। तो जब आप अपने अपने दिल की बातें अपने परिवार वालों से बोलते हो ना, तो वो आपका साथ देते हैं, क्योंकि जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो तो हमेशा हर हाल में आपके हैं, और वो तो आपकी तरक्की चाहते ही है ना। जब आप बताओगे ही नहीं अपने दिल की बात, तो फ्रैक्शंस आते हैं, तो तकलीफें आती हैं, तो रिश्ते खराब होते हैं। तो प्रोफेशनल ग्रोथ जरूर करिए, पर परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में लेके करिए, तो आपकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और आपने ना, मैंने आपकी इन बातों में से 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। आपने जो बोला परिवार, एक तो आपने ये बोला कि जो हमारे रिश्ते हैं, हो सकता है कि कई बार हम अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इतने बिज़ी हो जाएँ कि हम उतना समय ना दे पाएँ। तो उसमें एक चीज़ तो आपने कही कि आपको उनको बहुत अच्छे से आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और क्या करना चाह रहे हो, बहुत क्लियर टर्म्स में एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि इसमें कुछ भी पर्सनल हमारा ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ या मैं बात नहीं करना चाह रहा या मैं जानबूझ के वक़्त नहीं दे रहा हूँ। जब हम उनको एक इमेज क्लैरिटी दे देते हैं कि यहाँ
पे होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो एम्पैथाइज़ करते हैं और वो समझते हैं। दूसरी बात इसमें आपने बड़ी अच्छी बताई, जैसे आपने बताया कि आप भाभी जी को, अपनी वाइफ़ को लेकर आते हैं, अपने बेटे को लेकर आते हैं, जब आप 10 दिन इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि सुबह से लेके रात तक, लेकिन आपने कहा उसमें भी मुझे 2-3 घंटे उनके साथ बिताने को मिल जाते हैं क्योंकि मैं 10 दिन बहुत व्यस्त रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे वो याद आ रहा था कि जैसे वो दिखाते हैं ना विराट कोहली, वो और वहाँ पर क्रिकेट का वो पूरा भरा हुआ है, सब लोग आ रहे हैं, पूरा व्यस्त है, लेकिन बीच में से वो वीडियो कॉल कर रहा है अनुष्का शर्मा को और अपनी बेटी को हाय। तो आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं निकलता। हम चाहें तो कुछ एक समय निकाल कर वहाँ पर एक बहुत क्लियर आपकी फैमिली को भी दिखता है क्या, लेकिन जब हम वो थोड़ा-सा एफर्ट कर जाते हैं, इतनी व्यस्तता में भी अपने परिवार को वो 2 घंटे 3 घंटे देते हैं, तो वो एक अलग-सी खुशी और एग्जैक्टली। एक अलग-सा वो जो माइंड में बैलेंस और जो अलग-सा वो प्यार को बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है, वो हो ही जाता है। क्लियर इंटेंट बस होना बिल्कुल चाहिए, क्लियर, बिल्कुल बस। क्लियर। हाँ, तो इतना क्योंकि यहाँ से, क्योंकि मैं वो देख रही थी कि कई जगह ऐसा हो जाता है, कई जो वाइफ़ की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये हो जाता है कि बिल्कुल ही समय नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है। तो जैसे आपने कहा 10 दिन व्यस्त रहने के बावजूद भी आप सोचते हैं कि 2 घंटे मुझे बात करने को मिल जाएँगे, तो इसलिए मैं उनको साथ लेके जाता हूँ। विराट कोहली क्रिकेट के स्टेडियम में खड़े होकर वर्ल्ड कप जीतकर अपनी वाइफ़ को बुलाकर पूछ सकते हैं वहाँ इशारे से कि खाना खाया है कि नहीं? तो मतलब वो आपकी अगर इंटेंशन इंटेंट। क्लियर है, आपके दिल में वो है ना प्रेम, तो आप कहीं भी व्यस्त हो, आपके दिल की जो वाइब्रेशंस है वो पहुँचती हैं आपकी फैमिली एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली। आपके रिलेशंस के साथ। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छे से आपने ना रिश्तों को बताया और मुझे लगता है कि वाक़ई में ये जो रिश्ते जितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि ये पर्सनल लेवल पर भी, और क्योंकि जब हमको पता है कि हमारे जो पर्सनल रिलेशन हैं वो खुश हैं और उनके मन में हमसे रिलेटेड कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं चल रहा है, तो हम और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा एग्जैक्टली। पैशन के साथ अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको परस्यू कर पाते हैं। और जब हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क स्ट्रांग होता है तो हमको बहुत सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है उसके लिए। एक मैं चाह रही थी कि एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हमने ये सीखा कि हम रिश्ते नए बनाएँ कैसे, हम रिश्ते मज़बूत कैसे करें, हम उन रिश्तों को मेंटेन कैसे करें। अब वो क्या गलतियाँ हो जाती हैं कि कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते होते हैं, प्रोफेशनली भी, लेकिन वो टूट जाते हैं। तो वो क्या गलतियाँ रह जाती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि वो जो रिश्ते हैं वो खराब ना हो? देखिए शिखा जी, एक ही गलती होती है, हम अपने ईगो को बड़ा समझते हैं, बस। 1 लाख रिश्तों की आप स्टडी करो जो टूटे हों, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो, 1 लाख में से 99,999 केवल ईगो के कारण खराब होते हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में जितने भी रिश्ते खोए हैं, मैंने भी बहुत रिश्ते खोए हैं, उन रिश्तों में 10 में से 9 रिश्ते केवल मेरे ईगो के कारण छूटे हैं। मतलब वहां मैंने अपनी ईगो को ज्यादा बड़ा ले लिया। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। नहीं, आज नहीं लगता ना शिखा जी, हुँ, क्योंकि आज वो रिश्तों के जो खोने का और उससे जो सीख मिलने का समय जब निकल गया, तब मुझे लगा कि यार ईगो जीवन में नहीं होना चाहिए, ईगो जितना कम से कम हो उतना कम से कम होना चाहिए। तो मेरे जीवन में यदि 10 रिश्ते मेरे खराब हुए होंगे प्रोफेशनल लेवल पे, तो 10 में से 9 डेफिनेटली मेरी गलती और मेरे ईगो के कारण हुए। तो मैं तो मेरे जीवन में ये समझता हूं कि जिस दिन आप ईगो को और बिजनेस को अलग अलग कर लो, या थोड़ा-सा ईगो को और थोड़ा-सा अगर रिलेशन आप को, क्लैरिटी दोगे कि वो क्या ईगो, मतलब एग्ज़ैक्ट जाए कि वो मैं ईगो बिल्कुल, कैसे। मैं एक हाँ जी। एग्जांपल से समझाता हूं तो आपके लिए बड़ा इजी होगा हुँ, और हुँ। ऑडियंस के लिए भी बड़ा इजी होगा। मैं जबलपुर में एक मेरे बड़े खास बड़े भाई जैसे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके साथ मैं काम करता था। उस दरमियान मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ और हम लोग पैरामेडिकल कॉलेज चलाते थे, तो हमारे सारे डॉक्टर सारे हॉस्पिटल से बड़े अच्छे रिलेशन थे। मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, मेरे फादर का ऑपरेशन हो गया, सारा काम हो गया और 1 रुपए भी देना नहीं पड़ा। पर मैंने वो जिनके साथ मैं काम करता था, मैंने उनसे बोला मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो उस समय सच में उनका फाइनेंशियल थोड़ा सा मजबूत नहीं था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लीगल इशू में हम फंसे थे, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी। तो उन्होंने मुझसे बोला यार पापा का सारा काम तो हो गया ना, कोई तकलीफ है क्या पापा को? उनका ऑपरेशन हो गया, उनको जो भी मेडिसिन लगनी थी वो चल रहा है, हॉस्पिटल का कोई बिल नहीं देना है, तो कोई काम रुका है क्या तुम्हारा? पर मैंने बोला नहीं, मुझे तो पैसे ही चाहिए, और आपने 2 महीने पहले भाभी के बर्थडे में तो 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे, और मेरे फादर के इलाज के लिए 20,000 नहीं है क्या? ये एक ईगो कि काम तो मेरा हो गया था, मेरे फादर का 100% सारा काम एकदम वर्ल्ड क्लास हो गया था, जैसा होना चाहिए उससे अच्छा हो गया था।
उसके बाद भी जिद या ईगो क्या थी कि मैं अपने हाथ से पैसे देना चाहता हूं हॉस्पिटल को। मैंने किया, ये ईगो था मेरा कि मेरे मुझे पैसे दो, मैंने किया। ये ईगो है ना। काम तो हो गया था, चाहे उन्होंने किया या मैंने किया, अल्टीमेटली हॉस्पिटल में सारे काम हो गए। पर ईगो क्या था, मैं करूंगा। और ये एक ईगो ने मुझे, मैंने बोल दिया मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। जब फादर घर आ गए सब कुछ, मैंने कहा आपके मेरे पारिवारिक संबंध रहेंगे, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूं। जब मेरे फादर के इलाज के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं पैसा नहीं ले सकता हूं तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में टाइम नहीं देना। ये ईगो ने मेरा वो रिश्ता खराब कर दिया। तो ये ईगो ही बस था, क्योंकि मेरे काम कोई भी नहीं रुके थे। ऐसा नहीं था कि मेरे फादर हॉस्पिटल में और उनका इलाज ना हो रहा हो, या मैं और भी कहीं और से भी सक्षम नहीं था, ऐसा भी नहीं था। पर वो जिद थी, ईगो था कि मुझे आपसे ही चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेरे परिवार के पास पैसे नहीं थे कि मैं इलाज नहीं कर सकता, पर वो खाली ईगो था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जब तुम भाभी के जन्मदिन में 50,000 खर्च कर सकते हो तो मेरे फादर के इलाज के लिए पैसे नहीं है क्या। ये एक ईगो ने मेरा उनके साथ रिलेशन डेंट कर दिया, खराब कर दिया। और हम एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे थे और मैं वहां से इस ईगो में बाहर आ गया। ऐसे जो मैंने आपसे बोला ना कि यदि 10 रिश्ते खराब हुए तो 10 में से 9 में मेरी ही मिस्टेक थी, जो मुझे जीवन में बहुत आगे जाके रियलाइज हुआ। कई सालों बाद रियलाइज हुआ कि यार उस दिन तो सच में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं था तो मुझे नहीं पता था, मुझे तो सब पता था और मेरा कोई काम भी नहीं रुका था। और उन्होंने मुझे, सच बता रहा हूं शिखा जी, कम से कम 50 दिन लगातार वो मेरे घर आए लेने के चलो ऑफिस, क्योंकि वो हमारा रोज का शेड्यूल ही होता था। वो अपने घर से आते थे मेरे घर पे, हम लोग दोनों फिर साथ में ऑफिस जाते थे, क्योंकि मेरा घर मिड वे में पड़ता था तो डेली मुझे लेने आते थे, फिर हम लोग दोनों साथ में जाते थे। डेली का ये रूटीन था। वो कम से कम 1.5-2 महीने कंटिन्यू आए लेने के लिए, और मैंने कहा नहीं भैया मुझे ऑफिस नहीं जाना। तो ये पूरा मेरा ईगो था, जो मुझे आज रियलाइज होता है, उस समय नहीं होता था। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे रिश्ते मैंने केवल ईगो में खोए हैं। तो आज जो लगता है ना कि बड़ा हम्बल हो गया, बड़ा डाउन टू अर्थ हो गया, तो वो रिश्ते खोने की तकलीफ आज भी है मुझे। तो मुझे लगता है कि बिजनेस में जितने भी रिलेशन खराब हो रहे हैं, फैमिली में जितने भी रिलेशन खराब हो रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में केवल ईगो आड़े आता है बस। जिस दिन आप बिजनेस को और ईगो को और पर्सनालिटी को अलग अलग कर दो ना, कि मान लीजिए आप और मैं एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में हम लोग बिजनेस के दोनों अलग अलग एस्पेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों की राय अलग है। जिस दिन मैं ये सोच लूं ना कि भाई ये जो डिस्कशन हो रहा है बिजनेस का डिस्कशन हो रहा है, ये शिखा और चित्रेश का पर्सनल डिस्कशन नहीं है, हम दोनों के राय अलग अलग हैं, हम दोनों के बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है भाई। मन में तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होना चाहिए, आपका अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, पर हम दोनों की जो सोच है वो सोच डिफरेंट है। पर मन में तो एक ही चीज है ना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होनी चाहिए। जब आप चीजों को इस लेवल पे जाके एनालाइज कर लोगे तो रिश्ते खत्म होने के, खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरे जीवन में तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो ईगो के कारण खराब ना हुआ हो। जो भी खराब हुआ है उसमें केवल ईगो था, और 10 में से 9 बार मैं मुझको ही गलत मानता हूं। तो ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख होती है कि हम अपनी जो गलतियां हैं उनको सीख लें, और आपने कहा कि मैंने उस चीज़ से ये चीज़ सीखी भी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन चीज़ों से सीख लेना। और वाकई इसमें मुझे याद आ रहा था रायन हॉलिडे की एक बहुत बढ़िया किताब है, ईगो इज़ द एनिमी। और वो मुझे बहुत खूबसूरत किताब है, मैंने उसको 2 बार पढ़ा है। और जब भी मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बात में ईगो सेल्फ से ऑपरेट हो गई हूँ, मैं उसी दिन घर जाती हूँ, मैं वो किताब उठाती हूँ और मैं दोबारा से पढ़ती हूँ कि वो फिर रिमाइंडर आ जाए कि ईगो एनिमी है। चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो अपने खुद के सेल्फ के लिए भी अगर हम देखें तो वो हर तरफ से हमारा नुकसान ही कर रही होती है। सबसे पहले हमको ईगो ही खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जैसे
जैसे कि आपने अभी बात करी ना कि हाँ, अभी रिश्ते खराब हो जाते हैं। आपने कहा 10 में से 9 बार मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन जो 10 में से 9 में से 1 बार आपने छोड़ी है, वो कहीं न कहीं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो होगा कि कहीं न कहीं ट्रस्ट ब्रेक हुआ होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि रिश्ते टूट जाते हैं। तो जब हमारे साथ ऐसा हो कि हमने किसी पे बहुत ट्रस्ट किया, हमने अपना टाइम डिवोट किया, हमने अपने इमोशंस वहाँ डिवोट किए और हमको बदले में जो हमारा ट्रस्ट है वो ब्रेक हो गया। तो ऐसे में फिर हम दोबारा से वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएँ किसी और पर्सन के साथ नेटवर्क बनाने के लिए? बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल। और थैंक मुझे यू। लगता है कि ये सवाल को मैं एग्जाम्पल से बड़ा अच्छे से आपको कनेक्ट करके बोलता हूँ। एक्चुअली क्या होता है शिखा जी, जब आप जीवन में धोखे खाते हैं या जब आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, मुझे लगता है वो ट्रस्ट ब्रेक वो इंसान नहीं कर रहा होता है। वो ट्रस्ट ब्रेक वो यूनिवर्सल एनर्जी करवाती है, क्योंकि उसको पता है कि चित्रेश तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो। क्या बात है। मैं किसी बिजनेस में था बहुत लंबे समय तक, और उस बिजनेस में मैंने जो मेरे पार्टनर थे उनके साथ ये शेयर किया कि यार मुझे लगता है कि मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ और मुझे लगता है मैं दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करके उनकी ग्रोथ बड़े अच्छे से करना चाहता हूँ। तो मैं ब्रांडिंग मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, मैं इस काम में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम ये बिजनेस करना चाहते हो तो जिस बिजनेस में आज है उससे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। तो मैंने सोचा 10 साल हो गए मुझे इस बिजनेस को करते हुए और मैंने इतना सब बिल्ड करने में हेल्प की, और आज ये बोल रहे हैं कोई उम्मीद मत रखना। पर पता नहीं क्या उस समय परमात्मा ने मुझसे करवाना चाहा था कि परमात्मा ने मेरे मुंह से निकाल दिया कि ठीक है, यदि ये मुझे तो यही करियर बनाना है, यदि इसमें मुझे कुछ नहीं भी मिल रहा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि मैं उस दिन वो डिसीजन नहीं लेता तो आज मैं इस कुर्सी पे नहीं होता। हुँ। आज मैं बहुत खुश हूं कि परमात्मा ने मुझसे वो काम करवाया, और मैं उनको भी बहुत दुआएं देता हूं, बहुत उनको ग्रेटिट्यूड रखता हूं उनका मेरे जीवन में, कि यदि वो उस दिन मुझे ये मोटिवेशन नहीं देते या उस दिन मुझे चुनौती ना देते, चैलेंज ना देते, तो आज मैं यहां नहीं होता। आज पूरे देश के इन्फ्लुएंसर्स के साथ, क्रिएटर्स के साथ मेरे इतने अच्छे फैमिली टर्म्स बन ही नहीं पाते यदि मैं ये डिसीजन नहीं लेता तो। हुँ। तो कई बार परमात्मा आपके जीवन में धोखे इसलिए देता है क्योंकि परमात्मा आपको कहीं और ऊपर लेके जाना चाहता है। आपके राइट। जीवन में बहुत बड़ी तरक्कियां परमात्मा देना चाहता है। वो तरक्की देने के लिए आपको पुराने पीछे के पुल जलाना ही पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप पीछे चले जाओगे। बिल्कुल सही बात है। जिस रास्ते से आप आए हो, यदि वो रास्ता पीछे डैमेज नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, पीछे जाओगे। तो वो परमात्मा करवाता है, आपकी और मेरी तो कुछ हस्ती नहीं करने की। तो जब जब जीवन में आपको बिजनेस में धोखे मिलें, आप तुरंत मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ और भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि अब मैं फिर से रीथिंक करूं अपने जीवन के बारे में। हुँ। और जब वो रीथिंक आप करते हो ना, तो आपको अपनी एक्सपोनेंशियल एनर्जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां से आने वाली है, एक्सपोनेंशियल आपके अंदर क्या इनक्रेडिबल भगवान ने दिया था वो पता चलता है। अब मैं चाह रहा था लाखों की कंपनी में काम करना, पर भगवान मुझसे करोड़ों के काम करवाना चाह रहा था। हुँ। तो मैं वो लाखों का मोह छोड़ ही नहीं रहा था कई सालों से। जबकि ऐसा नहीं था कि मुझे उस दिन रात में मैं बैठा और मुझे भगवान ने दिव्य दर्शन दिया और बोले तू ये काम करना शुरू कर दे। मुझे मेरी हुँ। स्ट्रेंथ बहुत पहले से पता थी, पर मैं उस स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा था। हुँ। मैं किसी दूसरी चीज में फंसा हुआ था। तो राइट। यदि वो इंसिडेंट नहीं होते जीवन में तो मैं यहां आता ही नहीं। तो मैं तो उनको लाखों धन्यवाद देता हूं कि आज उनके कारण ही मैं जीवन में यहां पहुंचा हूं। जितने लोगों ने आज तक मुझे धोखे दिए हैं, उन सबके कारण ही मैं आज यहां हूं। जब मैं 20-21 साल 22 साल का रहा हूंगा, उस समय के एज में मुझे किसी ने उस समय 300-400 ग्राम सोने का नुकसान दिया था, जो आज की डेट में होता है लगभग 40 लाख रुपए का, कम से कम। मतलब आज से 20 साल पहले। हुँ। उस समय मैं अपना घर बना रहा था। जिस व्यक्ति ने मुझे उस समय 40 लाख का लॉस दिया था, वो आज भी ऐसी जगह काम कर रहा है, एकदम मजदूर वाले लेवल का, जबकि उस समय वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा था। और आज परमात्मा ने मुझे ऐसी जगह बिठाया लाके के 40 लाख क्या, मैं 40 करोड़ भी 5 घंटे में इकट्ठे कर सकता हूं। तो राइट। वो यदि उस दिन नहीं हुआ होता वो धोखा, तो शायद मैं आज सोने चांदी के बिजनेस में किसी छोटी सी दुकान पे बैठ के एक छोटा सा कारोबार करता। मतलब कारोबार तब भी बहुत अच्छा कर रहा होता, पर शायद मैं जबलपुर से बाहर ही नहीं निकलता। हुँ।
आज मैं नेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ, नेशनल लेवल के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, तो यदि मुझे वो धोखा नहीं मिलता उस व्यवसाय में, तो मैं आज भी सोने चांदी का बिजनेस कर रहा होता। मैं आज भी एक छोटी से दुकान, छोटे से शहर में 100-50 लोगों के साथ काम कर रहा होता। आज मेरा लाखों लोगों का नेटवर्क है, हजारों क्रिएटर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो वो जो धोखा उसने दिया था ना, मैं उसका नाम भी लेके बोलूंगा कि उसका नाम रविंद्र है। तो मैं रविंद्र सोनी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा नुकसान दिया, क्योंकि मैं जीवन भर उसी चक्रव्यूह में फंसा रहता जिस चक्रव्यूह में मैं वहां था। तो जब जब परमात्मा ने मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से धोखे दिलवाए हैं, हमेशा उससे नई स्टेज पे मैं गया हूं। मतलब जब हजारों के धोखे मिले तो मैं लाखों में पहुंचा, जब लाखों के धोखे मिले तो मैं करोड़ों में पहुंचा, और जब करोड़ों के धोखे मिले तो अब मुझे पता है कि मैं 100-200-500 करोड़ कभी भी बना लूंगा। तो जब जब धोखे मिले हैं तब तब जीवन में नई ग्रोथ आई है, और वो धोखे ही हैं, वो ट्रस्ट टूटना ही है जिसने मुझे इतना मजबूत बनाया कि अब मुझे धोखों से भी कोई परवाह नहीं है। किसी मेरे छोटे भाई ने मुझसे बोला, भैया आप हर आदमी पे इतना विश्वास कर लेते हो, हर आदमी को इतना सब कर देते हो, कल उसने धोखा दे दिया तो मैंने उसको जवाब दिया कि 100 में से 95 धोखे दे दें, जीवन में फर्क नहीं पड़ता। पर यदि मैं उन 100 लोगों पर ट्रस्ट नहीं करूंगा तो वो 5 अच्छे आदमी मेरे जीवन में नहीं आएंगे जो मुझे मेरे सपनों तक लेके जाएंगे। तो 5 अच्छे लोगों को तलाशने के लिए आपको 95 लोगों से धोखा खाना ही पड़ेगा। पर वो जब 5 मिल जाएंगे ना, तो आपको जीवन में कुछ और करने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है, और आपने बहुत अच्छे से मतलब इतने शानदार तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन किया ना, ये जो रिश्तों की गुत्थी है उसको सुलझा दिया है, और मुझे लग ही रहा था कि आपसे अच्छा कोई नहीं इसको सॉल्व कर सकता। तो एक मैसेज मैं चाहूँगी एंड में, अगर आप ऑडियंस को देना चाहो, क्योंकि हमने बताया कि हम कमाने के लिए हम स्किल्स पे और इन सब चीज़ों पे तो काम कर ही रहे होते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत नया और बहुत अच्छे से मतलब नया तो नहीं, कॉन्सेप्ट हमने सुना है लेकिन उसको इतनी गहराई से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया जितना आपने आज किया है। अगर एंड में अगर आप एक मैसेज देना चाहोगे जो लोग करोड़ों कमाने का और बड़े सपने देख रहे हैं, उनको अगर एक एडवाइस आप एंड में देना चाहेंगे? मैं केवल इतना बोलना चाहूंगा शिखा जी, जीवन में पैसे कमाने के लिए टाइम वेस्ट मत करो, 3 काम के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करो। सबसे पहला, अपने आप पे काम कर करके इतना काबिल बन जाओ कि लोग आपसे मिलने तरसें, लोगों को आपकी जरूरत हो, लोगों के जीवन में वो वैल्यू ऐड हो सके। दूसरा, जब भी किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो कभी एक्सपेक्टेशन रख के मत करो, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस रख के करते हो ना, तो आप नाप तौल के देते हो कि मैं इतना दूंगा तो बदले में इतना मिलेगा। तो या तो किसी के लिए कुछ मत करो, और कर रहे हो तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस करो कि बस करना है, जैसे प्रकृति करती है। प्रकृति हमें हवा देती है, कोई एक्सपेक्टेशन रखती है, हमें पानी देती है, कोई एक्सपेक्टेशन रखती है। जो जो चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, इसलिए प्रकृति का वो भंडार कभी खत्म नहीं होता। तो आप लोगों के जीवन में जो भी करते हो विदाउट एक्सपेक्टेशंस करो। तो पहला, अपने स्किल्स पे काम करो, बहुत 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 खुद पे काम करो, और जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए ना कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो गए हो, तब तक काम करते रहो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईगो को साइड में रख के आप रिश्तों को बनाओ। जिसने जीवन में 3 चीजों को फॉलो कर लिया, उसको कभी पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौलत का अंबार अपने आप उसके पास आएगा। चल के आती है, धन संपत्ति चल के आती है, आपको कमाने कहीं जाना नहीं पड़ता। ये 3 चीजें बस सीख लो। खुद पे खूब काम करो, खूब काम करो, खूब काम करो, खूब काम करो, खूब काम करो। लोगों के लिए खूब वैल्यू दो, खूब वैल्यू दो, खूब वैल्यू दो, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। और बिजनेस करना है या जॉब करना है तो ईगो को साइड में घर पे रख के आओ। जब भी घर से निकलो तो घर की तिजोरी में ईगो को रखो, फिर घर से निकलो। और कभी भी जीवन में ऐसा महसूस हो कि तुम में ईगो आ रहा है, तो एक बार शमशान घाट जाके देख लो कि एक दिन ऐसे ही जल के तुमको भी मर जाना है। लेके कुछ नहीं जाना है, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशन हो, जो भी तुमने बनाया है सब एक दिन जल जाएगा। और लोग वहां खड़े होके, अब आप क्या सुनना चाहते हो? ये कहें कि यार अच्छा हुआ साला चला गया, या ये बोले कि यार ये भाई चला गया, लाखों का कल्याण करके गया। ऐसे लोगों की जीवन में बहुत जरूरत पड़ती है। अब आप अपने शमशान घाट पे अपने आसपास के लोगों से क्या सुनना चाहते हो जब आपको जलाया जाए? जिस दिन आप उसकी सही परिकल्पना करना सीख जाओगे, ईगो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये 3 चीजों को जिसने भी जीवन में उतार लिया,
उसको पैसा कमाने के लिए चिंता करनी ही नहीं है। उसके पास धन संपत्ति दौलत अपने आप आएगी ही आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच इतनी गहराई से और इतनी डीप बातें करने के लिए और उनको इतनी आसान शब्दों में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।